समय सारणी या भौगोलिक कुछ भी लिख सकते हैं। भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक समय सारणी, ऐसा कुछ भी आप हेडिंग, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आप हेडिंग दे सकते हैं। कल आपने दे दी थी, आज 2 क्लास शो हो रही है। ऐसा कुछ इशू है क्या? चेक करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। हम्म? सर क्लास में कुछ भी क्या है बेटा? सिलेबस लिए ये बोलो तो जाती नहीं है। ऑप्शन में झापड़ खाएगी साक्षी आज, मस्ती से दीजिए नहीं। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत हो गया, बस 5-10 मिनट बातें हो गई आपसे, ये बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके 5-7 मिनट बातें हो जाए, ये बहुत है। हम लोग टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कल की ही कक्षा में हमने लिखा दिया था नो मोर कमेंट्स, और मेरी कोई नजर आप कमेंट्स बॉक्स पर नहीं है। अगर आप कर भी रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप फिर ये नहीं बोलोगे सर आप मेरा कमेंट्स नहीं देखते हो। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति जो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, तब से लेकर अब तक या आज तक की 3 चीजों की, एक भू, दूसरी तरफ भू के साथ जलवायविक, भू जैव लिख देता हूं, भू जैव जलवायुविक घटनाओं का अध्ययन कालखंड के संदर्भ में किया जाता है। और कालखंडों को हम मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटते हैं। सबसे बड़ा कालखंड महाकल्प कहलाता है। महाकल्प को हम कल्प में विभाजित करते हैं। कल्प हमारा युगों में विभाजित होता है और युग हमारा शक में विभाजित होता है। इस तरह से हम पूरे के पूरे भौगोलिक कालखंड को इन 4 भागों में पढ़ते हैं। ओके, अब बहुत अच्छे से सुनना। आज की क्लास जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें सारे के सारे शब्द इंग्लिश के उपयोग में आएंगे। सुनते कुछ लोगों का दिमाग शून्य हो गया होगा, शून्य मत करना, दिमाग को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बड़े आराम से बोलेंगे कि सर ये ग्लास है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप इसे बोलोगे सर ये पेन है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये मोबाइल फोन है, सर ये मोबाइल फोन है। मैं अगर पूछूं कि सर ये क्या है तो ये बॉटल है। मतलब जितनी बातें मैंने पूछी आप सबका जवाब आपने इंग्लिश में ही दिया। निश्चित रूप से ये ग्लास है, निश्चित रूप से ये पेन है, निश्चित रूप से ये मोबाइल फोन है, निश्चित रूप से बॉटल है। ये बॉटल, सबके जवाब आपने इंग्लिश में दिए। इसका मतलब कि आपने इन शब्दों को इंग्लिश में ही सुना, तो आपका मस्तिष्क इनको इंग्लिश में ही एक्सेप्ट कर लिया। मस्तिष्क कहता है कि हमें आप जिस भाषा में कमांड देंगे मैं उसी भाषा को स्वीकार करना शुरू कर दूंगा, मैं उसी भाषा में चीजें सीखना शुरू कर दूंगा। तो ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं बेटा जिनकी शुद्ध हिंदी है ही नहीं, अनुवादित हिंदी है, और अनुवादित हिंदी कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको इंग्लिश के वर्ड्स अगर आप सुन लो और मस्तिष्क में बैठा लो तो आपको हमेशा काम देगा। बेसिकली यूपीएससी भी जब उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछती है तो बस इतना ही करती है कि इंग्लिश को देवनागरी में लिख देती है, कुछ चेंज नहीं करती। तो आज आप मेरे साथ इंग्लिश को इंग्लिश में लिख लेना, आपका मन करे तो देवनागरी में आप लिखते चले जाना, ठीक है? और उनको इसी तरह से याद करोगे। तो अब याद करने के लिए शुरुआत ये होती है दोस्तों कि सारे के सारे भौगोलिक कालखंड को सर्वप्रथम तो हम 2 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। और ये 2 महाकल्प कौन से हैं? तो पहला महाकल्प कहलाता है प्री कैम्ब्रियन। क्या कहलाता है दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। और दूसरा कहलाता है पोस्ट कैम्ब्रियन। महाकल्पों को हम इस तरह से मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के कालखंड को हम 2 महाकल्पों में बांटते हैं। एक शब्द आता है प्री कैम्ब्रियन, प्री का मतलब है पूर्व और कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन चट्टान के उत्पत्ति के पहले का कालखंड। तभी कैम्ब्रियन शब्द कहां से आया? कैम्ब्रियन शब्द कहां से आया? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में जो ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना है। इधर स्कॉटलैंड, इधर की ओर है वेल्स, और ये है इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर ब्रिटेन कहते हैं। तो दोस्तों जब चट्टानों की खोज पृथ्वी में शुरू हुई, चट्टानों के आयु की गणना शुरू हुई कि पृथ्वी की भूतल में पाई जाने वाली कौन सी चट्टान किस कालखंड में उत्पन्न हुई है और उस चट्टान की विशेषता क्या है, जब यह काम शुरू किया गया तो जो पहली चट्टान खोज के उद्देश्य से उठाई गई वह वेल्स के कैम्ब्रिया नामक स्थान से उठाई गई थी। इस स्थान का नाम क्या था? कैम्ब्रिया। तो कैम्ब्रिया नामक स्थान से उठाई गई चट्टान का नाम रख दिया गया कैम्ब्रियन। क्या रख दिया गया दोस्तों? कैम्ब्रियन रॉक इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि कैम्ब्रिया स्थान पर पाई गई थी। तो जो कैम्ब्रिया चट्टान थी इसकी आयु प्राप्त हुई थी आज से 570 मिलियन वर्ष पहले की यह चट्टान थी। मतलब जो कैम्ब्रियन चट्टान थी उसकी आयु निकाली गई कि वह चट्टान आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले की थी, अर्थात 570 मिलियन वर्ष पहले की थी। ये हमें आयु गणना मिल गई। अब जब आयु गणना मिल गई फिर उसके बाद अब दुनिया के स्तर पर चट्टानों की खोज शुरू हुई। जब दुनिया के स्तर पर चट्टानों की खोज शुरू हुई तो चट्टानें 2 प्रकार की प्राप्त हुई। जैसे मान लो हम लिख देते हैं कैम्ब्रियन, यहां हमने लिख दिया कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन से जो पहले की चट्टानें थी उनको हमने कह दिया प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, और कैम्ब्रियन से जो बाद की चट्टानें हैं उनको हमने कह दिया पोस्ट कैम्ब्रियन रॉक्स। पोस्ट कैम्ब्रियन रॉक्स कह दिया। 2 प्रकार की चट्टानें हो गई, एक प्री कैम्ब्रियन रॉक्स और दूसरी पोस्ट कैम्ब्रियन रॉक्स। और इसी आधार पर पूरे के पूरे भौगोलिक कालखंड की गणना कर दी गई। मतलब एक वैसा कालखंड जिसमें प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की प्राप्ति हुई तो दूसरा वैसा कालखंड जिसमें पोस्ट कैम्ब्रियन चट्टानों की प्राप्ति हुई। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल अवधि जो है ये दोस्तों प्राप्त होती है 4.5 अरब वर्ष से, बिलियन ईयर एगो से शुरू होती है और ये चलती है 570 मिलियन वर्ष तक, 570 मिलियन ईयर एगो तक।
लगभग मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब से यह 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलने वाला कालखंड है। तो जो पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड है, यह वही 570 मिलियन या 57 करोड़ वर्ष पहले से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा, मतलब हम इसी में रह रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम किस महाकल्प में हैं, तो मैं बताऊंगा मैं पोस्ट कैम्ब्रियन ईयॉन में रहता हूं। महाकल्प को कल ही हमने बताया कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयॉन के नाम से जानते हैं। तो इस काल अवधि में हम रह रहे हैं। पर पहले की काल अवधि क्या कहलाती थी, प्री कैम्ब्रियन कहलाती थी। फिर आगे दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है कि हम महाकल्पों को किस में डिवाइड करते हैं, कल्पों में डिवाइड करते हैं। तो जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है, इसको भी कल्प में विभाजित करेंगे, और जो पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प है, इसको भी कल्पों में विभाजित करेंगे। तो कौन कौन से कल्प में विभाजित है और उन कल्पों की विशेषताएं क्या हैं, ये हमें इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। उस कल्प में भौगोलिक विकास कैसा हुआ, उस कल्प में जलवायु दशाओं में परिवर्तन कैसे आया, तो उस कल्प में जीवन का विकास कैसे हुआ, ये तमाम बातें हमें आज के इस टॉपिक में समझना शुरू करना है। कम से कम 2 क्लास लगेगी इस टॉपिक के लिए, आज की भी क्लास लगेगी और कल की क्लास लगेगी। इन दोनों क्लासेस में बहुत विस्तार से पढ़ना है। हाँ, अब एक बात और जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इसे पढ़ाने से जनरली शिक्षक बचते हैं। इसे पढ़ाने से जनरली शिक्षक बचते हैं और पढ़ने से विद्यार्थी भी बचते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट है, और जहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है तो रटना तो पड़ता है। तो दोस्तों, क्या हर जगह कॉन्सेप्ट पढ़ के यूपीएससी में काम चलाया जा सकता है? जब काम नहीं चल सकता तो पढ़ो। जिसको कहते हैं कि मरखफ के भी पढ़ना है, पर पढ़ना तो है। जब पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा ही, तो पढ़ डालते हैं। काहे के लिए इतना नानुकुर करना, काहे के लिए इतनी हाय तौबा मचाना? समझ गए मेरी बात की नहीं? तो पढ़ना है, ये बात समझो कि पढ़ना है। तो पढ़ना है तो उसी हिसाब से आप सभी के सभी अब भाषा लिखोगे। कल यहां तक लिखे हुए महाकल्प, कल्प, युग एवं शक में विभाजित करते हैं, यहां तक कल लिख चुके हैं। आज हेडिंग देना है आप सभी को, लिखिए महाकल्प। हेडिंग देंगे सभी लोग, महाकल्प। दे दिया हेडिंग, लिखें। महाकल्प में लिखेंगे, लिखें, यह पृथ्वी की आयु गणना, महाकल्प को ईयॉन कहते हैं, कल ही हमने बता दिया था। यह पृथ्वी की आयु गणना की सबसे बड़ी इकाई है। जैसे हम लोग अपनी आयु के लिए बताते हैं मैं इतने साल का हो गया हूं, तो हमारे संदर्भ में साल बड़ी इकाई है, लेकिन यहां के संदर्भ में क्या है, यह है सबसे बड़ी इकाई है। पूर्ण विराम लगाइए, लिखिए पृथ्वी के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक की काल अवधि को हम 2 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। लिखेंगे नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन ईयॉन, इसकी आयु लिख देंगे सामने, 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक हो गई बात प्री कैम्ब्रियन। तो नंबर 2 लिखेंगे पोस्ट कैम्ब्रियन ईयॉन, इसकी काल अवधि लिखेंगे 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर अब तक 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर अब तक। अब नीचे एक लाइन लिखना है, पैरा चेंज करके लिखना है, इन दोनों की आयु गणना से यह ज्ञात होता है कि कुल भौगोलिक काल अवधि का लगभग 87% हिस्सा प्री कैम्ब्रियन के पास है। पोस्ट कैम्ब्रियन में तो छोटा सा ही आयु है ना, प्री कैम्ब्रियन के पास है, जबकि पोस्ट कैम्ब्रियन में केवल 12-13% हिस्सा आ रहा है इसके पास, जबकि पोस्ट कैम्ब्रियन में लगभग 13% की आयु ही आती है, पूर्ण विराम लिख दिया इतना। अब हेडिंग देंगे सभी लोग, प्री कैम्ब्रियन, क्या लिखेंगे सभी के सभी, प्री कैम्ब्रियन ईयॉन मतलब प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, इसका मतलब सीधा हो गया हिंदी में, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प लिख दिया इतना। अब इस प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो डैश देकर लिखे, इसे 3 कल्पों में विभाजित करते हैं। पूजा बेटा पॉसिबल नहीं होता बेटिया, मैं तो मैं जरूर बोलता, इसे 3 कल्पों में विभाजित करते हैं, 3 कल्पों में। अब कौन कौन से 3 कल्प हैं, तो ध्यान से दोस्तों, इसको कौन से 3 कल्पों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 फिर से इंग्लिश में, और याद हो जाएगा इंग्लिश में एजोइक, नंबर 2 आर्केयोजोइक, नंबर 3 प्रोटेरोजोइक। 3
अब ध्यान रखो, ये शब्द जो तीनों में लगा है, जोइक, 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 जोइक का मतलब होता है जीवन। समझो, पहले तब लिखाऊंगा, 3 शब्द आपने लिख लिया। इसे 3 कल्पों में विभाजित करते हैं इंग्लिश में, एजोइक, आर्कैयोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। 3 शब्द आपने लिखा, सब याद कराऊंगा पर लिखते चलो, मस्तिष्क में शब्द जाने दो। सबसे पहले हमने बताया कि संपूर्ण भौगोलिक काल अवधि को हम 2 महाकल्पों में बांटते हैं। एक बात आती है प्री कैम्ब्रियन, तो दूसरी आती है पोस्ट कैम्ब्रियन। अब प्री कैम्ब्रियन को कितने हम कल्पों में विभाजित करते हैं, तो 3 में, एजोइक, आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। जोइक का मतलब है जीवन, और जीवन के साथ जब ए लग गया तो मतलब जीवन रहित कल्प। एजोइक का मतलब है ऐसा कालखंड जब पृथ्वी में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। दूसरे नंबर पर आर्कियोजोइक मतलब ऐसा काल अवधि, ऐसा कालखंड जब पृथ्वी में आर्कियन प्रकार की बैक्टीरिया आदि का विकास हुआ था। तो आगे प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक का मतलब है कि ऐसा जीवन की काल अवधि जब पृथ्वी में प्रोटोजोआ वर्ग का विकास हो गया था। प्रोटेरोजोइक से जोइक का मतलब तो जीवन हो गया, तो प्रोटोजोआ का विकास, आर्कियन या आर्की बैक्टीरिया का विकास, और ए जब लग गया मतलब जीवन रहित, किसी प्रकार का जीवन है ही नहीं, ऐसा काल अवधि। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर इस काल अवधि को माना जाता है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है तो लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक ये काल अवधि चली है। फिर इसको माना जाता है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व से लेकर यह काल अवधि चलती है और 2.1 बिलियन ईयर अगो तक चल गई। फिर इसके लिए यह माना गया है कि यह 2.1 बिलियन ईयर अगो से शुरू होती है तो 570 मिलियन ईयर अगो तक चलती है। बिलियन से आप सीधे मिलियन में पहुंच गए हो, बिलियन से कहां पहुंच गए हो, मिलियन में पहुंच गए हो। तो ये ऐसी काल अवधि, देखो अब ये जो कालखंड में लिखा रहा हूं, इनके नाम जरूरी है, क्रम जरूरी है। ये कालखंड अगर आपको भूल भी जाता है ना दोस्तों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूं कि प्री कैम्ब्रियन कितने भागों में विभाजित है, यह जानना जरूरी है, उनका सही क्रम जानना जरूरी है। पहले एजोइक था, फिर आर्कियोजोइक हुआ, फिर प्रोटेरोजोइक हुआ, यह जानना जरूरी है। पर यह जरूरी नहीं है कि 4.5 से कितना चला, फिर 3.8 से कितना चला, यह जरूरी बहुत नहीं है। घटना जाननी जरूरी है, सन जानने की खास जरूरत नहीं है। मैं केवल सन इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप सिस्टमैटिक वे पर जानते रहे कि पहले कौन था, बाद में कौन था, कौन कितनी बड़ी काल अवधि रही है, यह मोटे तौर पर आपको पता चलता रहे। तो आपने क्या लिखा कि इसे 3 कल्पों में विभाजित करते हैं, पहला एजोइक, दूसरा आर्कियोजोइक और तीसरा प्रोटेरोजोइक। मुझे लगता है अब तक याद हो गया होगा। तो अब विशेषता आती है एजोइक की, शुरुआत करते हैं दोस्तों एजोइक की। अब ये कौन सी काल अवधि है, एजोइक कौन सी काल अवधि है, इस पर चर्चा करने की, अभी चर्चा करने की बारी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले एजोइक, पहले मैं समझा देता हूं तब जाकर लिखाऊंगा। एजोइक काल अवधि वह है जिसमें पृथ्वी की आरंभिक भूप्रपट्टी का दोस्तों निर्माण हो रहा था। आरंभिक भूप्रपट्टी का निर्माण हो रहा था, और वह आरंभिक भूप्रपट्टी जो कि सही मामले में अत्यंत ही पतली थी, मोटाई उसकी बहुत कम थी। आरंभिक भूप्रपट्टी हमारी पृथ्वी की बहुत पतली थी, जिसकी मोटाई कम थी। क्योंकि पृथ्वी इस कालखंड में शीतल हो ही रही थी, तो इसकी सतह का तापमान दोस्तों इतना अधिक था कि पृथ्वी की सतह पर जलते उबलते ज्वालामुखियों के अंगारे ही अंगारे नजर आते थे। पूरी पृथ्वी अभी इस समय पर आग के भट्ठी के भांति ही थी। उच्च तापमान था, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग के थ्रू इसके चारों ओर दोस्तों गैसों का एक आवरण धीरे धीरे निर्मित हो रहा था। इस प्रकार के प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग के थ्रू जो गैसें बन रही थी दोस्तों, वह बहुत ही अत्यल्प थी इस काल अवधि में, जिसमें से कुछ मात्रा में कार्बनिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रोजनी, हाइड्रोजनी गैसें थी, लेकिन आधुनिक प्रकार का वायुमंडल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग मतलब गैस विमुक्तिकरण के कारण जो गैसें मुक्त हो रही थीं, उन गैसों के मुक्त होने से हमारा प्रथम वायुमंडल बना। लेकिन इस प्रथम वायुमंडल में मूलतः कार्बनिक, नाइट्रोजनी, सल्फ्यूरस एवं हाइड्रोजनी गैसें थी। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआती दौर के इस वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। जलवाष्प तो थी, लेकिन इसकी मात्रा कम थी। पृथ्वी की सतह उच्च तापमान वाली थी, ठोस रूप धारण कर रही थी। लेकिन ऐसा ही समझो कि ठोस रूप ऐसा है जैसे अंगीठी में जलता हुआ ठोस कोयला आपको नजर आता है। अंगीठी में जलते हुए कोयले के भांति पृथ्वी की सतह गर्म और धधकती थी। देखो, इससे पहले पृथ्वी की सतह, बाह्य सतह गैसियस मास के रूप में थी, मैं पहले आपको समझा चुका हूं। लेकिन इस कालखंड तक आते आते दोस्तों गैसियस मास ठंडा होने के क्रम में अब सॉलिड रूप धारण कर रहा था, लेकिन तापमान अभी भी इतना अधिक था कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं थी। यह भी आपको जानना है दोस्तों कि जो भूप्रपट्टी निर्मित हो रही थी, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे तत्व भरे पड़े थे। लेकिन उन सबका भी तापमान बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। यह वही काल अवधि है जिसमें पृथ्वी की आरंभिक ऊपरी बाह्य परपट्टी का निर्माण हो रहा था, तथा आरंभिक एकदम शुरुआती दौर के वायुमंडल की उत्पत्ति हो रही थी। एकदम शुरुआती दौर का वायुमंडल था, जो आज की तरह का तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था। तो चलो, यही बात सबसे पहले लिखाते हैं। एजोइक के बारे में लिखो कालखंड आप लिख ही चुके उसको, उसका लिखें। इस काल अवधि में शीतलीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमारे पृथ्वी की बाह्य परपटी ठोस रूप धारण कर रही थी। एकदम बाह्य परपटी ठोस हो रही थी दोस्तों, सॉलिड। लेकिन यह अत्यंत पतली थी।
लेकिन अत्यंत पतली थी। लेकिन सतह पर धधकते ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थ भूपटल पर बिखरे हुए अंगारों के भांति उपस्थित थे। अर्थात शीतलन के बावजूद आरंभिक भूपर्पटी का तापमान उच्च था। पूर्ण विराम लगाएं, पैराचेंज करें, लिखिए इस काल अवधि में शीतलन एवं गैस विमुक्तिकरण, प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग पढ़ा चुका हूं। इस काल अवधि में शीतलन एवं गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया से हमारा आरंभिक वायुमंडल निर्मित तो होने लगा था, लेकिन इसकी सघनता अत्यंत कम थी। पूर्ण विराम। बहुत विरल वायुमंडल था दोस्तों, जिसमें इसकी सघनता अत्यंत कम थी, जिसमें कार्बनिक सल्फ्यूरस, नाइट्रोजनी एवं कुछ हाइड्रोजनी गैसें थी। ऑक्सीजन का पूर्णतः अभाव था। जल अनुपस्थित था। कोई पानी नहीं था इस समय पर दोस्तों, जल अनुपस्थित था। इसलिए पृथ्वी में किसी भी प्रकार के जीवन का उद्भव नहीं हुआ था। कोई जीवन नहीं था दोस्तों इस कालखंड में, जीवन नहीं था। इसीलिए तो इसको बोलते हैं एजोइक, जीवन रहित। क्या दोस्तों इसको बोलते हैं? जीवन रहित। जीवन नहीं था, जीवन रहित। एजोइक इसी के साथ समाप्त हुआ। एजोइक ये है। अब एजोइक के बाद दूसरी जो काल अवधि आती है, उसे आपने अभी लिखा है मेरे साथी सेकंड नंबर पर, ये आएगी आर्केयोजोइक। अब इस काल अवधि में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तब हेडिंग दीजिए आप सभी आर्केयोजोइक। सभी हेडिंग दे आर्केयोजोइक। इस काल अवधि में दोस्तों बहुत सी घटनाएं घटित होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं पहले सुन लेंगे, मस्तिष्क में बैठा लेंगे। आफ्टर दैट मैं एक एक बिंदु लिखा दूंगा कौन सी घटना घटित होती है। तो सबसे पहली घटना है, देखो कुछ ऐसा समझो, प्रोसेस ऑफ कूलिंग के साथ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन एंड प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग की प्रक्रिया जब मैं आपको समझा रहा था, उस दौर पर मैंने आपको दूध की एक कहानी सुनाई थी कि दूध है और दूध में ऊपर मलाई की परत जमा हो गई है, तो मलाई की परत अंदर की गैसों को बाहर निकलने से रोक रही है, और बाहर निकलने के लिए तड़पती गैस अगर कहीं से किनारे से भी स्थान पाती है बाहर निकलने के लिए, तो चुपचाप बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। यही प्रक्रिया आपको फिर से आज आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों आर्कियोजोइक कालखंड में हमारी पृथ्वी की बाह्य परपटी की उत्पत्ति हो चुकी थी। और वह बाह्य परपटी अंतरतम की ऊष्मा ऊर्जा को और ऊष्मा ऊर्जा के साथ मिले हुए अन्य तत्वों को बाहर निकलने से रोकने का काम करने लगी। बाहर निकलने से रोकने का कार्य करने लगी। इसके रोके जाने के कारण ऊष्मा मैग्मा के रूप में, जलवाष्प के रूप में, विविध गैसों के रूप में पृथ्वी के अंतरतम में भूपर्पटी के नीचे कहीं कहीं पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों संचित होने लगी, इकट्ठा होने लगी, और इकट्ठा होकर ये भूपटल पर दाब उत्पन्न करती है, भूपटल पर प्रेशर उत्पन्न करती है कि चल हटना, मुझे बाहर निकलने दे। क्या बोलती है भूपर्पटी को कि क्यों मुझे परेशान करता है, हटना यहां से, मुझे बाहर निकलने दे, तू हट यहां से, मुझे बाहर निकलने दे। यह अंतरतम की ऊर्जा बाहर निकलने के लिए तड़पती है। दोस्तों आर्कियोजोइक कालखंड के एकदम शुरुआती दौर पर यह ऊर्जा संचित केवल नहीं हुई, बल्कि संचित होकर यह भूपर्पटी को तोड़ देती है, और भूपर्पटी को तोड़कर यहां पर मैग्नेटिक इरप्शंस को जन्म देती है, ज्वालामुखीय उद्गारों को जन्म देती है। और ये ज्वालामुखी उद्गार एक दो नहीं, बल्कि पृथ्वी की सतह पर सैकड़ों भागों में हो रहे थे। एकदम शुरुआती दौर में सैकड़ों भागों में ज्वालामुखियों का उद्गार हो रहा था। प्रचुर मात्रा में ये ज्वालामुखीय उद्गार हो रहे थे दोस्तों, क्योंकि अंतरतम की ऊर्जा बाहर निकलना चाहती थी। अब इन ज्वालामुखीय उद्गारों से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो इन ज्वालामुखीय उद्गारों से दोस्तों प्राप्त हुआ विविध प्रकार की गैसें, कार्बनिक गैसें, सल्फ्यूरस गैसें, नाइट्रोजनी गैसें। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? ये तमाम प्रकार की गैसें तो निकली ही, और गैसों के साथ निकली प्रचुर मात्रा में जलवाष्प।
ध्यान से सुनेंगे मेरी बात की नहीं। ये तमाम प्रकार की गैसें तो निकली ही ज्वालामुखीयता के दौरान। आप जानते हैं कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आपको याद रखना है कि ज्वालामुखीयता के दौरान तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। एक तो निकलती है प्रचुर मात्रा में गैसें, गैसों में जलवाष्प भी रहती है। दूसरे मात्रा में धूल तथा राख कण होते हैं, धूल एवं राख कण होते हैं। और तीसरे नंबर पर निकलता है मैग्मा, मैग्मा निकलता है। ये तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो गैसें निकली और मैंने बताया कि जो गैसें निकली उसमें विभिन्न प्रकार के गैसें थी, जिसमें कार्बनिक गैसें हैं, सल्फ्यूरस गैसें हैं, नाइट्रोजनी गैसें हैं, हाइड्रोजनी गैसें, और इन सब के साथ प्रचुर मात्रा में है जलवाष्प। क्या है दोस्तों? प्रचुर मात्रा में जलवाष्प है। और ध्यान रखना कि कुल गैसों की तुलना में 80 से 90% मात्रा इसी काल अवधि में पहली बार जलवाष्प के रूप में मुक्त होती है। अर्थात जो हमारा वायुमंडल अब और सघन हो रहा था उसमें प्रचुर मात्रा में जलवाष्प की भी भागीदारी थी। प्रचुर मात्रा में दोस्तों जलवाष्प। देखो, ये जो एक टाइम पीरियड पर जो वायुमंडल विरल था, यहां पर ज्वालामुखीयता के कारण आर्कियोजोइक कालखंड में वही वायुमंडल मुक्त हुई इन गैसों के प्रभाव से सघन हो गया। पहली बात, इन गैसों की सघनता तो बढ़ी ही, पर इन गैसों के साथ प्रचुर मात्रा में हमारे इस वायुमंडल में क्या आ गया? जलवाष्प की मात्रा आ गई। प्रचुर मात्रा में जलवाष्प आ गई, और जब जलवाष्प आई प्रचुर मात्रा में तो अब अपना प्रभाव दिखाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों धूल एवं राख कण भी आए, और इसके साथ साथ मैग्मा का उद्गार हुआ। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मैग्मा जहां पर भी जमा हुआ और जमा होकर ठंडा होकर पठारों का निर्माण किया तो उसे हम शील्ड के नाम से जानते हैं। तो यह काल अवधि है जिसमें पहली बार मैग्मा के जमाव से धरातल पर पठारी संरचनाओं का उद्भव हुआ, और वही पठारी संरचना क्या कहलाई दोस्तों? शील्ड कहलाई। आज भी भारत सहित दुनिया में 7 महत्वपूर्ण शील्ड उपस्थित है, जिसमें कनाडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, अंटार्कटिका शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, पेनिनसुलर शील्ड, 7 शील्ड्स आज भी अभी भी प्रेजेंट हैं और ये प्राप्त हो रही हैं। तो ये शील्ड क्या है? जब भी कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि आर्कियोजोइक कालखंड में जब पहली बार ज्वालामुखीय उद्गार हुआ था तो उन ज्वालामुखीय उद्गारों से जो मैग्मा का जमा हुआ उसे ही हम शील्ड के नाम से जानते हैं। तो शील्ड बने, गैसों की सघनता बढ़ी, गैसों की सघनता के साथ वायुमंडल में जलवाष्प की प्रचुरता बढ़ी। और दोस्तों आगे बात बताना चाहूंगा, ये धूल तथा राख कण जो थे, यह जब वायुमंडल में छा गए तो ये सूर्य किरणों की प्रवेशता को रोकने लगे। सूर्य किरणों की प्रवेशता रुकने लगी। शील्ड का मतलब पठार, ज्वालामुखी पठार। बार बार बता रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुनेंगे, राधे। नहीं सुनेंगे तो पिटाई खाएंगे। सुनते जाएंगे ध्यान से कि क्या कहा मैंने कि जब ये धूल तथा राख कण वायुमंडल में छा गए तो धूल तथा राख कण सूर्य की किरणों को धरती तक आने से रोकने लगे, तो पृथ्वी की सतह का तापमान तेजी से दोस्तों गिरने लगा। पृथ्वी की सतह का तापमान तेजी से गिरने लगा, पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। अब आगे सुनना ध्यान से। बेसिकली ये क्रियाविधि जब ज्वालामुखियों का विस्फोट इतना अधिक मात्रा में इस कालखंड में होता है तो आर्कियोजोइक कालखंड की इस काल अवधि को एक विशेष नाम दिया गया जिसे कहते हैं ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड के नाम। ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन कौन सी गतिविधि हुई? वायुमंडल की सघनता बढ़ी, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में जलवाष्प आ गई, और भूपटल पर ज्वालामुखीय मैग्मा के जमाव से ज्वालामुखीय पठारों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शील्ड के नाम से जानते हैं। शील्ड के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे ये पहली घटना घटित होती है। अब दूसरी घटना के रूप में देखो, दूसरी घटना के रूप में जो महत्वपूर्ण घटना है वह इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी की सतह का तापमान गिरने लगा, बहुत अच्छे से सुनो दोस्तों, जब पृथ्वी की सतह का तापमान घटने लगा, गिरने लगा, तो घटते तापमान की वजह से यहां पर जो आर्द्रता थी, ह्यूमिडिटी थी, वह संघनित होकर किसका रूप धारण करती है? बादलों का रूप धारण करती है। संघनित होकर किसका रूप धारण करती है? बादलों का रूप धारण करती है। बादल बन गए। यहां क्या बन गए दोस्तों? बादल बन गए। आर्द्रता संघनित हुई और आर्द्रता के संघनन से क्या बन गया? बादल बन गए। दोस्तों इस कालखंड में सघन बादलों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के अब तक के सर्वाधिक सघन बादल बने, और इन बादलों ने, ध्यान रखना, लाखों वर्षों तक निरंतर वर्षा की। फिर से सुनना, इन बादलों ने लाखों वर्षों तक निरंतर वर्षा की, और इनके द्वारा की गई वर्षा से वर्षा का जल जब धरातल पर इकट्ठा हुआ तो पृथ्वी पर पहले महासागरों की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना। तो दूसरी घटना होती है महासागरों की उत्पत्ति। महासागरों की उत्पत्ति मैंने क्या कहा है? लाखों वर्षों तक लगातार वर्षा होती है, और इस वर्षा से प्राप्त जल जब धरातल पर इकट्ठा हुए तो पहली बार धरती में जल राशियां हिलोरे लेने लगी, और पहली बार जल राशियों का समूह महासागरों के रूप में अस्तित्व में आया। ध्यान रखना दोस्तों, जब यह वर्षा का जल धरातल पर आया तो इस समय पर धरातल में प्रचुर मात्रा में लवण पदार्थ भरे पड़े थे। तो जब वर्षा का जल धरातल में आया, धरातल गर्म थी, लवण थे, और गर्म जैसे ये जल धरातल पर पड़ा तो गर्म जल के साथ ये लवण घुल गए, और इन लवणों के घुल जाने से सागरीय जल में इसी कालखंड में पहली बार लवणता आ गई। अर्थात ध्यान रखना, सागर का जल इस कालखंड में भी शुद्ध जल नहीं था बल्कि लवणीय जल था, जिसमें अम्ल भी मिले हुए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये सब मिलजुल कर इस जल में घुले हुए हैं। इस घुल में क्या दोस्तों है? इस जल में घुले हुए हैं। तो महासागरों में लवणता का भी मिश्रण हुआ, महासागरीय जल लवणीय स्वरूप धारण करता है। तो दूसरी घटना इस कालखंड में घटित होती है कि पहली बार जल राशियों का उद्भव हुआ। और यहां पर एक मेरी और बात समझना है। जापानी रिसर्च कहता है, जापान में सोयूज के साथ जो रिसर्च किया गया है, वो रिसर्च कहता है कि पृथ्वी में जो भी आज महासागर पाए जाते हैं, उन महासागरों में जल निश्चित रूप से इस कालखंड की आरंभिक वर्षा से ही आया है।
लेकिन पृथ्वी में जितनी अधिक मात्रा में जल पाया जाता है उतना जल वर्षा के माध्यम से कभी नहीं आ सकता। फिर से सुनेंगे, जापानी रिसर्च की बात करते हैं कि इतना जल कभी भी केवल वर्षा के प्रभाव से नहीं आ सकता। तो कहां से आएगा? इन्होंने कहा कि इस कालखंड में एक विशालकाय जलीय उल्कापिंड, मतलब ऐसा उल्कापिंड जो जल से भरा था, एक विशालकाय जलीय उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराया होगा और उस उल्कापिंड द्वारा आपूरित किए गए जल के प्रभाव से आज के महासागरों का उद्भव हुआ होगा। तो इस प्रकार से वह इस बात को इग्नोर नहीं करते, लेकिन इस बात के साथ साथ एक नई बात जरूर जोड़ते हैं कि संभव है कि पृथ्वी में जितना अधिक मात्रा में जल राशियां पाई जाती हैं तो यह किसी जलीय उल्कापिंड के प्रहार से भी बनी होंगी, क्योंकि एक स्रोत मात्र से इतने जल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या कर दी। क्या दोस्तों? महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या कर दी। तो अब तीसरी क्या घटना घटित होती है इस काल अवधि में, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों ये जो महासागर हैं, महासागरों में लवण तत्व मिले हुए हैं। कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि लवणता कहां से आई? लवणता आई मैग्मा पृथ्वीकरण की प्रक्रिया से। जब मैग्मा का पृथ्वीकरण हुआ तो हल्के लवणीय पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए, और ये पृथ्वी की सतह पर लवण पदार्थ उपस्थित थे पहले से ही, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के कालखंड से ही, और यही लवण पदार्थ सागरीय जल में मिल गए। अब सुनना दोस्तों ध्यान से कि सागरीय जल लवणता से युक्त है। अब जीवन का उद्भव करने वाला हूं, कहानी को ठीक से सुनना। पहली बार जीवन पृथ्वी में आएगा, उस जीवन को पैदा करने की कहानी सुना रहा हूं आपको, कैसे कैसे जीवन अस्तित्व में आया है। अभिषेक विश्वकर्मा बकवास तू है, साइंटिस्ट बकवास नहीं है। मूर्ख बच्चे, इतनी गंभीर और गहरी बातों को कहता है कि बकवास करते हैं साइंटिस्ट, कुछ भी बोलता है। तू ज्यादा समझदार हो गया है, साइंटिस्ट की बातें तुझे बकवास लगती है, मूर्ख इंसान। ओके, इतनी गंभीर बातों को ऐसा कहता है, इसे यह समझ में नहीं आता कि कहे किन साइंटिस्ट को रहा है। चलो आते हैं, सुनो दोस्तों ध्यान से, जीवन के उद्भव की कहानी को किस प्रकार से समझाया गया है। कहानी प्रोटीनिक सूप की है। किसकी है? प्रोटीनिक सूप की है। और एकदम मस्तिष्क में बैठाओ, इसके संदर्भ में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, मैं दोनों विचारधाराएं आपको समझाता हूं। दोनों विचारधाराएं आपको समझाता हूं। सुनो पहली विचारधारा, दोनों जब तक समझ लेना तब तक नो क्वेश्चन, दोनों पहले समझो विचारधाराएं। पहली विचारधारा क्या कहती है कि जब वर्षा हुई थी तो वर्षा के साथ आप देखो, आप आज जब एसिड रेन पढ़ते हो तो आप जानते हो ना कि वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वही नाइट्रिक अम्ल के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में और कार्बनिक अम्ल के रूप में वर्षा के साथ जब बरसते हैं तो सागर में अम्लवृष्टि या कहीं भी अम्लवृष्टि करते हैं। तो सुनना ध्यान से, मैंने बताया जब इस समय पर वायुमंडल में कार्बनिक, सल्फ्यूरस एवं नाइट्रोजनी गैसों की प्रचुरता थी, तो इस समय पर जो हो रही थी वर्षा, वह प्रचुर मात्रा में एसिड रेन के रूप में हो रही थी। इसका मतलब है कि वर्षा जल जो सागर के रूप में इकट्ठा हुआ है उसमें अम्ल तत्व भी मिले हुए हैं। और अम्ल तत्व में आपको मैंने बताया नाइट्रिक अम्ल भी है, नाइट्रोजनी अम्ल भी है। और यह नाइट्रोजनी अम्ल विज्ञान क्या कहता है कि धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया के क्रम में अमीनो अम्ल में बदला। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों तक चल रही है, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि नाइट्रोजन के जो ये नाइट्रोजन के तत्व थे यह धीरे धीरे अमीनो अम्ल के रूप में बदले। और आप जानते हैं प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्रोत ये अमीनो अम्ल होते हैं। तो विज्ञान कहता है यही अमीनो अम्ल धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ प्रोटीन में, और प्रोटीन ही जीवन का मुख्य आधार है। तो दोस्तों इस प्रोटीन की विशेषता क्या है कि ये प्रोटीन अभी जल राशियों में मिला हुआ है। ये अमीनो अम्ल सागरीय जल राशियों में मिला है, और वह सागरीय जल राशियां जिनमें लवणता भी है और अभी तापमान भी अधिक है। ठीक उस प्रकार से जैसे रोटी बनाओ किसी तवा में, तवे को टैब के नीचे ले आओ और टैब जैसे खोलोगे तवा से पानी छन्ने से वाष्पित होगा, लेकिन तवा में जो पानी बचा भी रहेगा वह भी छुओगे तो गरम गरम पता प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी में आरंभिक वर्षा हुई थी, आरंभिक सागर थे दोस्तों, इन सागरों का तापमान, चूंकि भूसतह का तापमान अधिक था इसलिए इन आरंभिक सागरों का तापमान भी उच्च था। और आरंभिक सागरों का तापमान उच्च है जिसमें जल राशियों में लवण भी मिला हुआ है और प्रोटीन या अमीनो अम्ल भी मिले हुए हैं। इस प्रकार के गर्म सागरीय जल राशियों को ही प्रोटीनिक सूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीनिक सूप कहा जाता है। अब प्रोटीनिक सूप की विशेषता को बताता हूं। प्रोटीनिक सूप में मैंने बताया कि विविध प्रकार के अमीनो अम्ल मिले हुए थे और इसी अमीनो अम्ल का रूपांतरण कुछ विशिष्ट प्रोटीन के रूप में हो गया था। एक तो यह सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत पैनस्पर्मिया की थ्योरी है। अब ये पैनस्पर्मिया की थ्योरी क्या कहती है? पैनस्पर्मिया की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर ऐसे कुछ तत्व उपस्थित अवश्य हैं जिनमें जीवन को उत्पन्न करने की संभावना है। फिर से सुन लो, ब्रह्मांड में ऐसे तत्व उपस्थित अवश्य हैं जिनमें जीवन के उद्भव की संभावना है, या ऐसे तत्वों में कुछ विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित हैं जिनमें जीवन के उद्भव की संभावना है, और वही जीवन के उद्भव की संभावना वाले तत्व ब्रह्मांड से ही हमारे पृथ्वी में भी पहुंचे जिन्होंने जीवन का उद्भव किया होगा। प्रोटीनिक सूप की कहानी सुनाता हूं। विज्ञान का कहना है कि सागरीय गर्म जल जिसमें प्रोटीन एवं लवण मिला हुआ था उसमें आज से, कालखंड की बात करता हूं, आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व दोस्तों? 3.6 अरब बिलियन ईयर अगो। कोई नहीं जानता कौन सी घटना घटित हुई, लेकिन उसी प्रोटीनिक सूप में पहली बार पल्सेशन आरंभ हो गया। कोई नहीं जानता यह घटना हुई क्यों, यह घटना हुई कैसे, लेकिन यह जरूर पता है कि यह घटना हुई कहां।
पहली बार पल्सेशन पैदा हो गया, पल्सेशन उत्पन्न हो गया, और ये पल्सेशन करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्की बैक्टीरिया। कौन था दोस्तों? आर्की बैक्टीरिया था, या इसी का एक वर्ग है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया था दोस्तों, बैक्टीरिया था। पहली बार सागरीय जलराशियों में बैक्टीरिया वर्ग का उद्भव हुआ। किसमें हुआ? सागरीय प्रोटीनिक सूप में। किसमें हुआ दोस्तों? सागरीय प्रोटीनिक सूप में उद्भव हुआ। कब हुआ है? लगभग 3.6 या 3.5 अरब वर्ष पूर्व। और इस काल अवधि में ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, अर्थात पृथ्वी का प्रथम जीवन जो था वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विकसित हुआ था। ऑक्सीजन की उपस्थिति इस समय पर बिल्कुल भी नहीं थी, नाम मात्र का नेग्लेजिबल ऑक्सीजन था दोस्तों। ओके, समझ में आया मेरी बात की नहीं? तो पहली विशेषता थी कि ज्वालामुखीय उद्गार हुए जिन्हें टेक्टो वोल्केनो टाइम पीरियड कहा जाता है। दूसरी विशेषता थी कि ज्वालामुखीय उद्गारों से प्राप्त जलवाष्प संघनित होकर बादल बनी और वर्षा की, जिस वर्षा जल से सागरों की उत्पत्ति हुई। तो तीसरी विशेषता थी उन्हीं सागरीय जल क्षेत्रों में दोस्तों जीवन का उद्भव हो गया, और जीवन इस समय पर आर्की बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया के रूप में था। तो चौथी विशेषता है दोस्तों इसकी, इस काल अवधि के, कि यही आर्की बैक्टीरिया और साइनी बैक्टीरिया बाद में विकसित होकर शैवाल का रूप धारण करते हैं। और शैवाल ने किया प्रकाश संश्लेषण। क्या किया दोस्तों? शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण किया, और इसके द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वायुमंडल में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तथा ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तथा ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी, और पहली बार हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसे तत्व भी मिलने लगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? ऑक्सीजन जैसे तत्व भी हमारे वायुमंडल में मिलने लगे। यह भी बात ध्यान रखना कि कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है, जब ऑक्सीजन थी ही नहीं तो जल कहां से आया? तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखीय उद्गार के क्रम में पृथ्वी की अंतरतम की क्रियाओं से, फिर से ज्वालामुखीय उद्गार के क्रम में पृथ्वी की अंतरतम की क्रियाओं से, अंतरतम की बात कर रहा हूं, अंतरतम की क्रियाओं से जलवाष्प तो बन गया था, पर भूपटल पर न तो किसी भी प्रकार में ऑक्सीजन थी न जलवाष्प था, बल्कि जलवाष्प पृथ्वी के अंतरतम से भूपटल पर प्रकट हुआ है। इसीलिए आप यह प्रश्न नहीं कर सकते कि जब ऑक्सीजन थी ही नहीं तो फिर यह बताएं सर कि जलवाष्प कहां से आई? जलवाष्प पृथ्वी के अंतरतम से आई थी। दूसरी बात ध्यान से सुनना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से नहीं हुई, यह एक फोटो रासायनिक प्रक्रिया भी है, उस प्रक्रिया से भी अस्तित्व में आई। और यह फोटो रासायनिक प्रक्रिया क्या है, इस बात को यहां समझना है कि दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित थी जलवाष्प, जिसे आप कहते हैं H2O। क्या उपस्थित थी? जलवाष्प H2O। H2O में जब पराबैंगनी किरण की बम्बार्डिंग होती है, अल्ट्रावायलेट रेज तीन प्रकार की होती हैं, पर इसमें से मैं उनका नाम ना लिख के केवल अल्ट्रावायलेट रेज लिख दूं, तो अल्ट्रावायलेट रेज का जब प्रहार होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जब जलवाष्प से टकराती है तो यह जलवाष्प स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होकर यह आणविक हाइड्रोजन एवं नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नवजात ऑक्सीजन जब दूसरे नवजात ऑक्सीजन से मिलती है तो यह बदल जाती है आणविक ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से वायुमंडल में आर्केज़ोइक टाइम पीरियड में वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति या उद्भव दो प्रक्रियाओं से हुआ। एक फोटो रासायनिक, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, तो दूसरे नंबर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से वायुमंडल में पहली बार अस्तित्वमान होता है ऑक्सीजन। फिर से सुनना, पहली बार इस कालखंड में दोस्तों ऑक्सीजन अस्तित्व में आती है। लास्ट बात, पांचवी बात दोस्तों, जब पृथ्वी का भूपटल ठंडा हो रहा था तो मलाई की घटना में फिर से आइए, दूध ठंडा हो रहा है, और दूध ठंडा होने के क्रम में मैंने समझाया था कि शुरू में मलाई पतली होती है, लेकिन धीरे धीरे मलाई की परत जैसे जैसे दूध ठंडा होता जाता है मोटी होती जाती है। यह हमारे पृथ्वी की भूपरपटी इस कालखंड में यहां तक आते आते जब बारिश शुरू हुई तो और ठंडी हो गई। जब बारिश शुरू हुई दोस्तों तो और ठंडी हो गई, और ठंडे होने के क्रम में भूपटल इतना ठंडा हो गया कि पृथ्वी में पहली बार हिमयुग आ गया। हिमयुग, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं आइस एज। क्या कहते हैं? आइस एज। आइस एज की एकदम शुरुआत इस काल अवधि में हो चुकी है। मतलब लाखों वर्षों तक सोचो बारिश होती जाए, लाखों वर्षों तक बादल छाया रह जाए, तो पृथ्वी की सतह का तापमान कितना नीचे गिर गया होगा। और तापमान नीचे गिरने से पृथ्वी के अधिकांश ध्रुवीय प्रदेशों में केवल हिमाच्छादन हो गया। जब पृथ्वी का बड़ा भौगोलिक प्रदेश बर्फ से ढक जाता है तो उस काल अवधि को हिमयुग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हिमयुग कहते हैं। आइस एज के नाम से जानते हैं, तो यह कालखंड आइस एज के नाम से या हिमयुग के नाम से जानते हैं। इसे प्री कैम्ब्रियन आइस एज या आर्कियोजोइक आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। छठवीं घटना फिर से एक घटित होती है। 6 नंबर पे क्या घटना घटित हुई कि जब भूपरपटी मोटी हो गई तो अंदर की ऊर्जा बाहर नहीं निकल पा रही है। अंदर की ऊर्जा जब बाहर नहीं निकलेगी तो अंतरतम से हलचल पैदा करेगी। ठीक वैसा समझो कि पेट में गैस पैदा हो जाए ना, बन जाए ना, तो हलचल पैदा कर देती है। कुकर में गैस बन जाए ना तो हलचल पैदा कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जब यह भूपरपटी ज्वालामुखी उद्गारों को रोकने में सक्षम होने लगी तो जो अंतरतम में एकत्रित गैसें थी उन्होंने हलचलें पैदा की। प्रथम भूगर्भिक हलचल इसी कालखंड में हुई। इसको क्या बोलते हैं? भूगर्भिक हलचल इसी कालखंड में पैदा हुई, और इस हलचल के प्रभाव से पृथ्वी पर पहली बार वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इस भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से पृथ्वी पर पहली बार वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से भारत का अरावली एक है। अरावली पर्वत तंत्र की उत्पत्ति लगभग 2.9 अरब वर्ष पूर्व आर्कियोजोइक कालखंड में हुई थी। आर्कियोजोइक कालखंड में हुई थी। तो ये 6 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों जो आर्कियोजोइक कालखंड में घटित हुई थी। इसलिए यह तमाम घटनाएं आर्कियोजोइक कालखंड को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं।
क्या बना देती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। ये घटनाएं दोस्तों सारी की सारी इस कालखंड की हैं। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं तो देख रहा हूं लगभग 40-50 बच्चे वो हैं जो आपस में कमेंट्स में लगे हैं, उनके अलावा बच्चों को समझ में आया कि नहीं। इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा और इनको समझाने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है बेटा। ओके, बाकी को समझ में आया कि नहीं, बस इतना बता दो। यस, वेरी गुड, शानदार। अब ये बात लिखाऊंगा भी, एक बार थोड़ी बहुत डाउट भी रह गया तो लिखाऊंगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस मस्ती से पढ़ा करो बेटा। पता है जिनको पढ़ना है ना वो लोग क्या क्या करो, जैसे मैं शुरू में कमेंट्स देखता हूँ, लास्ट में कमेंट्स देखता हूँ, तो आप लोग अपने कमेंट्स करके आप लोग कमेंट्स स्किप कर दिया करो, फुल स्क्रीन में क्लास करके आप लोग देखा करो। बाकी ये जो मटरगस्ती खोर लोग हैं उनको करने दिया करो मटरगस्ती। इनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों, करने दिया करो मटरगस्ती। इनको रोकने की भी जरूरत नहीं है। इन बुद्धिहीनों को ये पता नहीं है कितना मुश्किल से ये अवसर मिलता है पढ़ने का, और इनको ये समझ में नहीं आता कि पढ़ना भी चाहिए। बस लगे रहते हैं कमेंट्स में, कोई इंस्टाग्राम के बारे में पूछेगा, कोई कहां से है तू इसके बारे में पूछेगा, कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, कोई कुछ करेगा, ये इसी बात के लिए आते। तो उनके लिए परवाह मत किया करो। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ा करो बेटा, खूब अच्छे से पढ़ो। ओके, हालांकि मेरी उपस्थिति मैं इस उद्देश्य से आता हूं एक एक बच्चे को पढ़ाऊं समझाऊं, लेकिन जो बच्चे जिन्हें नहीं समझना, जिनको यहां पर आके अपनी जिंदगी खत्म करनी, जिसको कहते हैं अपने जीवन की अभिलाषाओं का मृत्यु कर देना है, दमन कर देना है, उनके लिए क्लास होती भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं चीजें। एक बच्चा है महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई में भी अभी रुका हुआ है, अभी इसको भी वही क्लियर नहीं है। ओके, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आरती शर्मा, वेलकम बेटिया। चलो शुरू करें, बढ़े तो लिखते हैं आर्कियोजोइक। देखो समय इसका भी आपने लिख लिया है, ठीक है। जल उल्कापिंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा अभी जापानी रिसेंट, आपको रिसेंट तक की चीजें बता रहे हैं कि जल उल्कापिंड बिल्कुल हो सकता है। दूसरे ऐसे ग्रह हो सकते हैं, ग्रह भी और उल्कापिंड भी हो सकते हैं जहां पूरी तरह से जल हो, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। ध्यान रखना, कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम जिसका विचार हम नहीं कर पाते, तो हम विचार नहीं कर पाते इसका मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचा करो। वो कौन सा बच्चा था वो, क्या नाम था उसका, अभिषेक विश्वकर्मा, कोई माफ करने वाली बात नहीं, तो इतनी मोटी मोटी बात कर दिया, मतलब उस विज्ञान को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसमें लोगों ने अपने जीवन खपा दिए हैं, और फिर बोलता मुझे माफ कर दिया। क्या माफी, इसकी क्या माफी हो सकती है? ये तो स्टालिन जैसी बात हो गई कि स्टालिन कहता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, फिर कहता है माफ कर देना चाहिए। तो तेरी पीढ़ियां ये समझ नहीं पाई कि है क्या सनातन कोई धर्म नहीं है, और कहता है कि माफ कर दे। ठीक उसी तरह ये विचारधाराएं हैं, और इन विचारों पर लाखों कुर्बानियां की गई हैं, विचारों की कुर्बानियां की गई हैं, लाखों लाखों लोगों ने जीवन खपा दिया है, और इतनी शानदार विचारधाराएं, साइंटिफिक विचारधाराएं आई हैं, तो एक सेकंड में झटके में कह दिया कि विज्ञान क्या बकवास करता है। तो तू अच्छी बात कर दे, अब इनकी कैसी माफी कर सकता हूं? एक विज्ञान का शिक्षक एक वैज्ञानिकों की ऐसी तौहीन तो नहीं सुन सकता है। तुझे मेरी बात बुरी लग रही तो बहुत अच्छी बात है, लग जाए बुरी। दोबारा से ऐसी गलती मत करना, ऐसी हरकत मत करना। विज्ञान बकवास नहीं करता है, विज्ञान जीवन संवारने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ता है। ऐसा हो सकता है विज्ञान ने जो बात कही उसमें त्रुटियां हो, यह भी हो सकता है कि वो बात गलत हो, लेकिन तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कोई अपना पूरा जीवन लगा रहा है उस खोज में, ये तुझे कम से कम समझना चाहिए। ओके, चल बेटा पढ़ते हैं, अब लिखते हैं। चलो आओ दोस्तों यहां शुरू करते हैं आर्कियोजोइक टाइम पीरियड के बारे में। अब लिखो सभी के सभी, लिखो यह कालखंड भूगोल में कई संदर्भों में महत्वपूर्ण बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे अब लिखो नंबर वन पहला बिंदु लिखना, नंबर 1 लिखे, भूप्रपटी के विकास के साथ, भूप्रपटी के विकास के साथ पृथ्वी के अंतरतम में संचित, स्पीड मेंटेन रखना, पृथ्वी के अंतरतम में संचित मतलब एकत्रित, पृथ्वी के अंतरतम में संचित ऊर्जा प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में, प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में संचित हुई, ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में संचित नहीं हुई, प्रकट हुई, जिसे इंग्लिश में जो शब्द लिखा उसको लिखना है ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो, ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन इस परिघटना के दौरान मुक्त हुई गैसों से आरंभिक वायुमंडल की सघनता बढ़ी, जिसमें जलवाष्प तो प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। विरोधाभासी बात लग रही है, लेकिन मैंने समझाया क्यों ऐसा हुआ।
जलवाष्प तो प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें मैग्मा, पूर्ण विराम लगाकर मैग्मा जमाव से जिन पठारों का उद्भव हुआ उन्हें शील्ड कहा गया, जैसे कनाडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड आदि। पूर्ण विराम लगा दें दोस्तों। मतलब शील्ड का फॉर्मेशन हुआ ज्वालामुखी उद्गार से, वायुमंडल में गैसों की सघनता बढ़ी जिसमें जलवाष्प थी, इत्यादि इत्यादि। ये कुछ हुआ ग्रेट टेक्टो वोल्केनो टाइम पीरियड में। फिर अब दूसरे नंबर पर लिखें, दूसरे नंबर पर दूसरा बिंदु डालें, डैश देकर क्या लिखेंगे दूसरे बिंदु में? लिखें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर अत्यधिक सघन बादलों का निर्माण की, जिनके द्वारा लाखों वर्षों तक की गई वर्षा से आरंभिक सागर, स्पीड मेंटेन रखना बेटा, वर्षा से आरंभिक सागर एवं महासागर अस्तित्व में आए, जिनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल तत्व एवं धरातलीय लवण तत्व भी मिश्रित हो गए। अम्ल तत्व कहां से मिले? वायुमंडल से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। अम्ल तत्व इसी से मिश्रित होते हैं, ठीक है ना। अब धरातल के लवण तत्व मिश्रित हो गए। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो इसमें, दूसरे बिंदु में ही पैरा चेंज करना, पॉइंट चेंज नहीं करना। दूसरे बिंदु पैरा चेंज करते हुए लिखना कि एक विचार यह भी है, आप ब्रैकेट लिख सकते हैं जापानी अनुसंधान, ये जापानी अनुसंधान लिखा रहा हूं। एक विचार यह भी है कि महासागरों में उपस्थित इतनी अधिक जल की मात्रा केवल वर्षा जल से संभव नहीं है। इसलिए संभव है कि इस कालखंड में कोई जलीय उल्कापिंड, इस कालखंड में कोई जल से भरा हुआ उल्कापिंड, मतलब जलीय उल्कापिंड पृथ्वी सतह से टकराया हो, जिससे जलीय उल्कापिंड टकराया, जिससे आज पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल राशियों का विस्तार हो गया हो। पूर्ण विराम, महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो चलो अब तीसरा बिंदु लिखो, अब इसमें जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे। अब तीसरा पॉइंट देना है, पैरा खत्म। तीसरा पॉइंट लिखिए आरंभिक गर्म लवणयुक्त सागरीय जल, आरंभिक गर्म लवणयुक्त सागरीय जल में विविध प्रकार के नाइट्रोजनी अम्ल, विविध प्रकार के नाइट्रोजनी अम्ल, विविध प्रकार के नाइट्रोजनी अम्ल अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन के रूप में, अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन के रूप में उपस्थित थे, जो जीवन के उद्भव के महत्वपूर्ण आधार हैं। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल की वर्षा हो रही थी उस समय पर दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन था, कार्बन भी था, सल्फ्यूरस भी था, है ना। पूर्ण विराम, जीवन के महत्वपूर्ण आधार है। पूर्ण विराम, फिर क्या लिखेंगे? इनकी उपस्थिति युक्त जल को इंग्लिश में लिखेंगे प्रोटीनिक सूप, अंडरलाइन करके लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। इनकी उपस्थिति युक्त गर्म जल को प्रोटीनिक सूप कहा गया। अब प्रोटीनिक सूप को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके अंडरलाइन करेंगे, कहा गया। लिखें इसी जल क्षेत्र में आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी का प्रथम स्पंदन मतलब धड़कन, पृथ्वी का प्रथम स्पंदन
स्पंदन आर्कीबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया, पृथ्वी का प्रथम स्पंदन आर्कीबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया के रूप में आरंभ हुआ। अर्थात अर्थात यह हमारे पृथ्वी का प्रथम जीवन था। यह हमारे पृथ्वी का प्रथम जीवन था जिसे नहीं जिसका आधार महाद्वीपों में जीवन नहीं आया, सागर में आया, जिसका आधार सागरीय जलराशियां थी। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो। बैक्टीरिया के विकास के फलस्वरूप, बैक्टीरिया वैसे नहीं, धीरे धीरे विकसित हुई, एक कोशीय के साथ अब बहुकोशीय होने लगी। यही बैक्टीरिया बेसिकली प्लांट बैक्टीरिया में चेंज हुई। प्लांट बैक्टीरिया धीरे धीरे शैवाल एल्गी में चेंज होती जा रही है ना। बैक्टीरिया के विकास के फलस्वरूप होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वायुमंडल में पहली बार जैव ऑक्सीजन अस्तित्व में आई। साथ ही अब दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, साथ ही जलवाष्प पर, इस बात को लिखा रहा हूं, साथ ही जलवाष्प पर पराबैंगनी किरणों के प्रहार से टूटे जल अणु भी नवजात ऑक्सीजन के उद्भव का कारण बने। पूर्ण विराम लगाकर, यही नवजात ऑक्सीजन मिलकर आणविक ऑक्सीजन बनती है दोस्तों, कारण बने। अर्थात पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज कर दो, उसी पैरा में लिख दो, अर्थात जैविक एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का समावेशन हुआ। पूर्ण विराम। अब ऑक्सीजन की बात आपने कर दी, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पांचवा बिंदु लिखिए। लिखिए, इस काल अवधि में बादलों के प्रभाव एवं लाखों वर्षों की वर्षा के प्रभाव से वायुमंडल के तापमान में लगातार गिरावट आई, जिससे पृथ्वी में प्रथम हिमयुग का आगाज मतलब आरंभ, प्रथम हिमयुग का आगाज हुआ। पहला हिमयुग आया पृथ्वी में दोस्तों, हिमयुग का आगाज हुआ। पूर्ण विराम। जिसे प्री कैम्ब्रियन या आर्कियोजोइक आइस एज कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन या आर्कियोजोइक आइस एज कहते हैं। पूर्ण विराम। लास्ट पॉइंट, छठवां बिंदु लिखिए। मोटी होती भूपर्पटी द्वारा संचित ऊर्जा के प्रभाव से उत्पन्न प्रथम भूगर्भिक हलचलों ने पृथ्वी में पहली पर्वत निर्माणकारी घटना को जन्म दिया, जिसे प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, पर्वत निर्माण की घटना को ओरोजेनी कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन कालखंड हो गया, जिसे प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, हर जगह से प्रश्न पूछे हैं, ध्यान रखना। प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहा जाता है। देखो, इस घटना के दौरान दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों
प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों का उद्भव हुआ जिसमें से भारत की अरावली पर्वत श्रेणी एक है। अरावली का आरंभ आर्कियोजोइक से हो गया था, पूरे प्रोटेरोजोइक में चलता रहा दोस्तों। ठीक है, अरावली एक है, पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो दोस्तों आपने पृथ्वी की कुल आयु अवधि को 2 महाकल्पों में बांटा, एक प्री कैम्ब्रियन दोस्तों, पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल अवधि को 3 कल्पों में बांटा, एक एजोइक, दूसरा आर्कियोजोइक। तो तीसरे नंबर पर आता है प्रोटेरोजोइक। तीसरे नंबर पर क्या आता है? प्रोटेरोजोइक। तो अब आप हेडिंग देंगे, लिखिए सभी के सभी प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। सबकी काल अवधि आप लिख चुके हैं, ठीक है ना, प्रोटेरोजोइक। तब इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसकी विशेषता भी है पर थोड़ा सा आगे बढ़ा है, कुछ खास इतनी ज्यादा नहीं। मूल महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए यहां पर आर्कियोजोइक था। तो प्रोटेरोजोइक में क्या लिखेंगे? लिखें अब सागरीय जल क्षेत्र में ऑक्सीजन के उपस्थिति के साथ जीवन का उद्भव एवं विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें से प्रोटोजोआ, फंजाई को बोलते हैं कवक, प्रोटोजोआ, कवक आदि जैव वर्ग महत्वपूर्ण है। प्रोटोजोआ एवं कवक आदि जैव वर्ग महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे सागरीय जल क्षेत्र में शैवाल का और अधिक विकास होता रहा। शैवाल लगातार बढ़ती जा रही है, शैवाल का और अधिक विकास होता रहा। पूर्ण विराम लगाएं, पैराचेंज करके प्रोटेरोजोइक में लिखेंगे, लिखिए भूगर्भिक हलचल जो यहां पर आरंभ हुई थी, भूगर्भिक हलचल, ये जो मैंने लिखाया, भूगर्भिक हलचल अभी भी चल रही थी, जिसके प्रभाव से भूगर्भिक हलचल अभी भी चल रही थी, जिसके प्रभाव से भारत की पूर्वी घाट एवं सतपुड़ा जैसी पर्वत श्रेणियों का उद्भव प्रारंभ हो गया। साक्षी ने पूछा सर अमीबा, बिल्कुल इस कालखंड में ही अमीबा भी आ गया, पैरामीशियम भी आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना भी इसी कालखंड में आ गया था। इनका विकास इस कालखंड में हो गया था बेटा। आदि का मतलब ये सब, इनका विकास हो गया। नैन्सी पांडे, बेसिकली यौगिक के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित थी, बिल्कुल यौगिक के रूप में, ठीक है। लाइकेन तो मिश्रण से बनेगा ना बेटा, लाइकेन तो मिश्रण से बनेगा इन सबके, इन दोनों के। लाइकेन भी इस कालखंड में आ गया, चलो लाइकेन भी लिख देते हैं, मास एवं लाइकेन भी, बट इनकी मात्रा अभी कम थी। मास एवं लाइकेन का विकास थोड़ा ज्यादा होगा आगे, ठीक है। ठीक है, लिख दिया, ओके। तो दोस्तों अब फिर से एक बार रिवीजन आपने क्या लिखा कि कालखंड को हमने 2 भागों में बांटा, एक था पोस्ट कैम्ब्रियन और दूसरा था, एक था प्री कैम्ब्रियन, पहले तो प्री होगा तब तो पोस्ट आएगा। एक था प्री कैम्ब्रियन और दूसरे नंबर पर आया दोस्तों पोस्ट कैम्ब्रियन। फिर आपने क्या बताया कि जो हमारा प्री कैम्ब्रियन था उसे हमने 3 भागों में बांट दिया। एजोइक, इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। फिर आर्कियोजोइक आ गया, जिसमें विविध प्रकार के जीवन आए। फिर प्रोटेरोजोइक आ गए, जीवन का और अधिक विकास पृथ्वी पर हुआ। हिमयुग भी आए, पर्वत निर्माणकारी घटना भी घटित हुई, ज्वालामुखियों का विस्फोट भी हुआ, वायुमंडल भी अस्तित्व में आया, वायुमंडल में ऑक्सीजन का उद्भव एवं विकास भी हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्री कैम्ब्रियन समाप्त। आई थिंक मेरा विचार है कि अब तक आपको हर बातें ठीक से समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार का डाउट शेष नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने सारे पक्षों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से कवर करने की कोशिश आपके साथ कर ली है, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों यहां पर समाप्त होती है। अब दूसरी बात की बारी है। दूसरी बात है हमारी पोस्ट कैम्ब्रियन। तो हेडिंग तो सभी लिखो, पोस्ट कैम्ब्रियन। अभी पृथ्वी में सागरीय जल क्षेत्र में केवल जीवन है, वो भी सूक्ष्म जीवन है, सूक्ष्म एक एवं बहुकोषीय जीवन है। अभी पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं है जैसे जीवन की बात आप कर रहे हो, वैसा जीवन अब आ जाएगा आज से लेकर कल तक में। कल तो मैं आपका भी उद्भव कर दूंगा, आपके पिता पितामहों को भी जन्म दे दूंगा मैं, ठीक है। एक बच्चे ने आज फिर सलाह पूछा है मुझसे, कि अच्छी बात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप लिखाते हैं वो हमको लिखा लिखाया मिल जाए? मिलेगा ना तुमको बेटा, तुमको सब मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है जो मैं पढ़ाता हूँ सच बोलूं तो बिना पढ़े पढ़ाई भी हो सकता है, तो आपका टाइम बच जाएगा। अरे बेटा इस बात को कितने बार एक्सप्लेन कर चुका कि जो मैं लिखाता हूं अगर नहीं लिखाऊंगा तो कहीं से कुछ लिखा लिखाया नहीं मिलेगा। मेरी क्लास लेकर ओके मस्तिष्क फ्रेश हो जाता है।
कुछ बच्चे तो अपना ग्रुप में ही जुड़ने के लिए पगलाए हुए हैं, ग्रुप में जुड़कर ऐसा लगता है कमाल कर जाएंगे। और आज राजा आज पढ़ना है, क्यों क्यों टुमारो? 2 घंटे पढ़ाई नहीं होगी तो फिर क्या मतलब? आज पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे। लोकेश सर ने मेरे लिए मैसेज भेजा, बताओ क्या मैसेज है। सुप्रिया तुम पढ़ कहाँ रही हो बेटा? तुम तो कमेंट्स बाजी में लगी हो, ग्रुप में जुड़ने के लिए बेताब हो। अच्छा नहीं लगता बेटा? यस, ज्यादातर बच्चे जो आप चैट ऑफ करके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। ठीक है, ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। अब आप क्या लिखोगे? पोस्ट कैम्ब्रियन। हम लोग अब दूसरे महाकल्प में आ गए, ठीक है ना। हेडिंग देंगे पोस्ट कैम्ब्रियन के बारे में और फिर डैश देकर लिखेंगे, लिखें यह महाकल्प, यह महाकल्प, महाकल्प कल्प पृथ्वी में जैव जलवायविक विशेषताओं की वजह से, जैव जलवायविक विशेषताओं की वजह से अत्यधिक ही, ठीक है शुक्रिया बेटा, फिर शायद मैंने नोटिस नहीं किया होगा। क्या लिखा आपने? फिर से बोलता हूं, जैव जलवायविक विशेषताओं की वजह से अत्यधिक ही महत्वपूर्ण, अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण विराम लिखो। इसे हम 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कितने विभाजित करोगे? इसे 4 कल्पों में विभाजित करते हैं। अब 4 के नाम लिखने हैं। 4 के नाम लिखो। सबसे पहले फर्स्ट पैलियोजोइक, फिर से यहां आ गया जीवन। दूसरे नंबर पर मेसोजोइक, तीसरे नंबर पर सीनेजोइक, चौथे नंबर पर नियोजोइक। लिखो, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी, नूतन जीवी। हिंदी रटने की जीवी जीवी याद जरूरत नहीं है। पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी, नूतन जीवी याद करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा आपने? पैलियोजोइक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, जोइक मतलब जीवन। मेसो का मतलब होता है मध्य, जोइक का मतलब जीवन। सीनियो का मतलब होता है नया जीवन, और नियो का मतलब होता है अभी हाल फिलहाल का जीवन। सबके मतलब है हिंदी के। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक, नियोजोइक। जल्दी याद करो। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री कैम्ब्रियन कालखंड 3 कल्पों में बटा था। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक। यहां तक तो याद कर लिया। अब पोस्ट कैम्ब्रियन को भी 4 में याद करो। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक एंड नियोजोइक। नियो का मतलब हाल फिलहाल एकदम नया नया, तो सीने का भी मतलब नव होता है, नया, लेकिन एकदम नए नए से थोड़ा पुराना। मेसो का मतलब होता है मध्य, और पैलियो का मतलब होता है पुरातन, पुराना। जोइक का मतलब जीवन, हर के साथ जीवन लगा। तो पैलियो, मेसो, सीने एंड नियो। सीए याद हो गया ना सभी को? फिर से एक तरफ से शुरू करेंगे। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक। कितना याद हो गया? फिर आगे पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक एंड नियोजोइक। प्री एंड पोस्ट दोनों हो गया। प्री एंड पोस्ट दोनों हो गया दोस्तों, हो गया ना। तो शुरुआत हमें करनी है कहां से? पैलियोजोइक से। कहां से शुरुआत करनी है दोस्तों? पैलियोजोइक से स्टार्ट करना है। तो सभी लोग हेडिंग देंगे पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। एरा, ये एरा है दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन इयॉन है, तो ये हो गया एरा। हेडिंग देंगे पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, ये एरा होगा, ठीक है ना। कल्प होगा दोस्तों। एरा का मतलब युग मत ट्रांसलेशन कर देना, ये कल्प है। ठीक है साहिल, ठीक है बेटा, एरा। अब ये हो गया। अब इस एरा के बारे में ध्यान रखना कि इसका कालखंड चलता है 570 मिलियन वर्ष पूर्व से। ये कालखंड चलता है लगभग 220 मिलियन वर्ष पूर्व तक। लिख दो ये बात, मिलियन ईयर अगो तक चलता है, लिखेंगे 570 मिलियन वर्ष पूर्व से चलता है। सिमरन ठीक है बेटा, ठीक है। 570 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होकर 220 मिलियन वर्ष पूर्व तक चलता है यह कालखंड। अब इस कालखंड की विशेषता क्या? टाइम आपने लिख दिया, लिखे इसे हम 6 युगों में विभाजित करते हैं। इनको हमने युगों में विभाजित नहीं किया था, पर इसे युग में विभाजित करेंगे। इसे हम 6 युगों में विभाजित करते हैं। 6 युग, महाकल्प बटा कल्प में, और अब कल्प बटेगा युग में, और युग को अंग्रेजी में आप इपॉक कहते हैं, EPOCH, इपॉक भी कहते हैं और पीरियड भी कहते हैं। अब कौन से 6 हैं मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आपको भी क्रम से लिखना है। सबसे पहला है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, थोड़ा सा इसको जरूर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आता है ओर्डोविशियन, तीसरे नंबर पर आता है सिलूरियन, चौथे नंबर पर आता है डेवोनियन, पांचवें नंबर पर आता है कार्बोनिफेरस, तो छठवें नंबर पर आता है पर्मियन। लिखो क्रम से, कैम्ब्रियन क्रम से। कई बार यूपीएससी ने इसी को क्रम लगाने के लिए पूछा है। स्टेट स्पीसीज ने भी इनको क्रम से लगाने के लिए पूछा है कई बार दोस्तों। इससे प्रश्न पूछा, सीधे क्रम लगाने के लिए पूछ लिया कि पहले काल कौन सा कालखंड है, बाद में कौन सा कालखंड है। समझो इतना महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो क्या लिखा आपने, बार बार पढ़ो, कैम्ब्रियन, बोलना, मुंह से बोलोगे तो आदत पड़ेगी बोलने की। ये पैलियोजोइक एरा की ये पार्ट है बेटा, पैलियोजोइक एरा की ये इपॉक्स हैं। पैलियोजोइक एरा को 6 इपॉक्स में बांटते हैं, 6 युगों में बांटते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। पर्मियन कर दिया, इतने वर्गों में बांट दिया, इन्हें बांट दिया। क्रम से याद करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे इनके पहले पहले लेटर लिख दें, COSDCP, ये हो गया। आप इसे आप रख सकते हैं कॉस DCP, ऐसा रख सकते हो आप इसे, कॉस DCP। आप में से कई बच्चे DCP बनेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कुछ भी ऐसा याद कर लो। या दूसरे नंबर पर आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉस्ड CP, आप ऐसा भी रख सकते हो। दो में से आप कुछ भी फॉर्मूला बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कॉस DCP वैसे ज्यादा अच्छा है आपके लिए, पर आप चाहो तो चेंज कर लो, इसको ऐसा कर लो, कॉस CP कर लो। पर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम से याद रखना, कभी भी आपसे प्रीलिम्स से पूछ लिया जाएगा। राजस्थान PCS तो मेंस में सीधे पूछता है इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को, RAS जिन बच्चों को देना है देते हैं। रट गया सबको? आपको बोलकर एक बार बिना देखे बताओ, सभी अपने सामने, मैं आपको सुन रहा हूं, सपोज मैं आपके बगल में बैठा हूं, सभी 6 शब्दों को बोलकर बताएं, बिना देखे बोलकर बताएं। रट गया तो कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। याद हो गया ना सभी को? याद नहीं हो बार बार मेमोराइज करेंगे, बार बार। पोस्ट कैम्ब्रियन कितने कल्पों में बटा है? 4, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक एंड नियोजोइक। तो पैलियोजोइक कितने युगों में बट रहा है? 6, और उन 6 का नाम आपने बोला, उन 6 का नाम आपने बोला। अब इन 6 में से 6 की विशेषताओं की बात करनी है, 6 में से 6 की विशेषताओं की बात करनी है। तो सबसे पहला आप फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे कैम्ब्रियन। शुरुआत करते हैं, हेडिंग दीजिए सभी। पहले नंबर पर लिखेंगे किसको? कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन की विशेषता लिखेंगे, कैम्ब्रियन की विशेषता लिखेंगे। लिखें, इस कालखंड में, इस कालखंड में पहली बार छिछले सागरीय जल क्षेत्रों, छिछला का मतलब होता है जिसकी गहराई कम हो, पहली बार छिछले सागरीय जल क्षेत्रों में, छिछले सागरीय जल क्षेत्रों में, रीढ़ विहीन, जिन जीवों के रीढ़ नहीं होती, स्पाइन नहीं होती, रीढ़ विहीन छोटे आकार के जंतुओं का उद्भव हुआ। छोटे की जगह लघु लिख दीजिएगा। रीढ़ विहीन, जिनके स्पाइन नहीं होती है, स्पाइनलेस, रीढ़ विहीन लघु आकार के जंतुओं का उद्भव हुआ। पहली बार पृथ्वी में अस्तित्व में जंतु वर्ग इस कालखंड में आया, नहीं उससे पहले केवल सूक्ष्म जीव थे। जंतु वर्ग का उद्भव हुआ। इंग्लिश में लिखना, देवनागरी में लिख देना, श्यूटी देवनागरी में लिख देना। इंग्लिश में लिखोगे चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा, बट देवनागरी में लिख दो आप, अगर दिक्कत है तो देवनागरी लिख सकते हो सबको, ठीक है ना। तो कैम्ब्रियन में पहली बार रीढ़ विहीन जंतु सागरीय जल में अस्तित्व में आ गए, ठीक है। फिनिश, पहली बात फिनिश हो गई। अब इसमें कुछ और बात नहीं लिखना है। ओर्डोविशियन की विशेषता क्या थी? तो लिखो ओर्डोविशियन में, ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन की विशेषता क्या थी? दूसरा बिंदु लिखेंगे ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन में डैश देकर लिखेंगे कि इस कालखंड में, इस कालखंड में पहली बार सागरीय जल क्षेत्रों में, पहली बार सागरीय जल क्षेत्रों में रीढ़ युक्त जंतुओं का उद्भव हुआ। अब देखो, पहले जो जंतु बना उसके रीढ़ नहीं थी, अब तक जो जंतु आया इस कालखंड तक उसमें रीढ़ भी आ गई। रीढ़ युक्त जंतुओं का उद्भव हुआ, पूर्ण विराम। फिर क्या हुआ? और लिखे दूसरे स्तर पर, दूसरे स्तर पर लिखे, पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुई। इस कालखंड में फिर से एक भूगर्भिक हलचल है। पहली भूगर्भिक हलचल मैंने यहां आपको पढ़ाई है, यह भूगर्भिक हलचल। आर्कियोजोइक में पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुई जिसे कैलाडोनियन ओरोजेनी, कैलाडोनियन ओरोजेनी, ओरोजेनी कहते हैं, कैलाडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। याद करना पड़ेगा कि ओर्डोविशियन कालखंड में जो बेसिकली ओरोजेनी हुई उसे किस नाम से जानते हैं? कैलाडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। ये जो हलचल है भूगर्भिक हलचल दोस्तों, एकदम प्रेशर कुकर के भांति है। जैसे प्रेशर कुकर में आपने दाल रखा पकने के लिए, तो एक बार हलचल हुई तो विस्लिंग होगी, फिर बंद, फिर एक बार हलचल हुई तो फिर से विस्लिंग होगी, फिर बंद। तो जो विस्लिंग होती है ना, वैसे पृथ्वी में अंतरतम में ऊर्जा के संचय से बीच बीच में हलचलें होती रहती थी। कैलेडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। लिखे, इस घटना के दौरान कौन से पर्वत बने? इस घटना के दौरान यूरोप का स्कैंडिनेविया
यूरोप का स्कैंडिनेविया एवं भारत का विंध्य पर्वत तंत्र, यूरोप का स्कैंडिनेविया एवं भारत का विंध्य पर्वत तंत्र अस्तित्व में आया। विंध्य पर्वत तंत्र अस्तित्व में आया। अब मैंने बताया कि दुनिया के स्तर पर घटनाएं घटित होती हैं, तो यूरोप का स्कैंडिनेविया जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में अवस्थित है, बेसिकली अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका का कैटस्किल माउंटेन इसी टाइम पर बना था, पर सारे उदाहरण दुनिया के लिखने की जरूरत नहीं है। भारत का विंध्य पर्वत, भारत का एग्जांपल जरूर रखेंगे, विंध्य पर्वत तंत्र इसी समय पर बना है। और जो ये ओरोजेनीज होती है ना, भूगर्भिक हलचलें होती हैं, इससे जो पहले पर्वत बने होते हैं उनका पुनर्विकास हो जाता है और वृद्धि हो जाती है, जैसे अरावली, पूर्वी घाट और सतपुड़ा प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी में बन गए थे, लेकिन इन सब का फिर से इस कालखंड में और ज्यादा विकास हुआ। तो लिखें इनके अलावा अरावली, सतपुड़ा आदि का पुनर्उद्भव, फिर से उद्भव हुआ, पुनर्उद्भव आरंभ हुआ। समझ गए मेरी बात की नहीं? उनका पुनर्उद्भव शुरू हो गया दोस्तों, फिर से वो और ऊंचाई प्राप्त करना शुरू हो गए जो पहले बने थे पर्वत। तो बस इसकी दो ही विशेषताएं हैं। देखो, एक अकशेरुकीय जीव है, दूसरे कशेरुकीय जीव है। अकशेरुकीय जीव कैम्ब्रियन में बने, तो कशेरुकीय जीव जिनके मतलब हड्डी थी, हड्डी का मतलब थी जिनकी स्पाइन थी, वैसा पहली बार जीव ओर्डोविशियन कालखंड में अस्तित्व में आया। और इसी कालखंड में दूसरी भूगर्भिक हलचल घटित हुई। पहले तो प्री कैम्ब्रियन थी और दूसरी भूगर्भिक हलचल हुई जिसे हम कैलेडोनियन ओरोजेनी जानते हैं, उसे हम प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी कहते थे, इसे कैलेडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। और इसमें स्कैंडिनेवियन और विंध्य पर्वत श्रेणी जैसी पर्वत अस्तित्व में आए। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? ओके, तो अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इसका सिलूरियन। कौन आएगा तीसरे नंबर पर? तो हेडिंग दीजिए सिलूरियन इपॉक। सिलूरियन इपॉक के बारे में लिखे कि इसे कल लिखेंगे, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, आज इतना बहुत है। आज के लिए दोस्तों इतनी बात पर्याप्त है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, तो बस आज यहीं पर दोस्तों खत्म करते हैं इस बात को। कोशिश करिएगा कि हर बात जरूर बार बार रिवाइज करिए। फैक्ट है तो भूलेंगे, मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। फैक्ट है तो घटनाएं भूलेंगे अवश्य, लेकिन दोस्तों रिवीजन करते रहेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। आज मैं अब इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे कल अपने फिर से वास्तविक वही 9:45 बजे के आसपास के टाइमिंग पर। और इस